ओके। सो आज हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मर्केंटाइल लॉ जो है कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। मर्केंटाइल लॉ 8 मार्क्स का है। ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है। कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है। फिर प्रॉपर्टी लॉज है, दैट इज टीपीए। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट निकाल लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लीजिए। नाउ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमको? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट जो है वो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का कोई उल्लंघन करेगा, तो जिसके खिलाफ आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेंगे ही कैन इनिशिएट अ सिविल एक्शन। वो सूट लेके आ सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। मगर अगर एग्रीमेंट एग्रीमेंट का ब्रीच होता है, एग्रीमेंट का ब्रीच होता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो एग्रीमेंट जो सिर्फ एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो 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 एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जो एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो वो वॉइड है, या तो वॉइड है। सो एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ उनको क्या कहते हैं? वॉइड। मतलब दे आर जीरो इन द आइज ऑफ लॉ। वो क्या है? जीरो इन द आइज ऑफ लॉ। दे डू नॉट हैव एनी लीगल कंसिक्वेंस। उनका कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। सो एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर वॉइड। उनका कोई वजूद नहीं है। या फिर जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो सिंपल एग्रीमेंट ही है। वो सिंपल एग्रीमेंट ही है। मतलब उसमें किसी तरीके की वॉइडनेस, ना इन्फोर्सेबल है ना वो नॉट इन्फोर्सेबल है। उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस वर्थवाइल नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस किसी तरह से इफेक्ट नहीं करता किसी चीज को। ठीक है। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, एग्रीमेंट वॉइड, ठीक है, या फिर इट इज सिंपली एन एग्रीमेंट। इट इज सिंपली एन एग्रीमेंट, नीदर इट इज एनफोर्सेबल नीदर इट इज इनफोर्सेबल। सो ना तो नॉन इनफोर्सेबल है ना तो वो इनफोर्सेबल है, वो सिर्फ एग्रीमेंट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी को। ठीक है। ओके। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको हम प्रियम्बल से पढ़ेंगे। देखो प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर एव वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल जो इसकी प्रस्तावना है, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रस्तावना है, उसमें क्या लिखा है? सर्टेन एक्ट्स। सर्टेन एक्ट्स। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? ये जो लॉ है इसका पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट को डिफाइन करना और अमेंड करना। डिफाइन करना और अमेंड करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अपने आप में पूरा लॉ नहीं है। क्योंकि प्रियम्बल ये बोलता है कि ये लॉ डिफाइन एंड अमेंड करता है कुछ लॉ। बहुत सारे लॉज में से जो कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं उसमें से कुछ लॉ को डील करता है। तो सेक्शन जो इसका प्रियम्बल है, जो उसकी प्रस्तावना है, वो ये आपको बताती है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट कोड। वो अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है। ठीक है। फर्स्ट, it may be called as Indian Contract Act. It may be called as Indian Contract Act. It extends to the whole of India except the state of Jammu Kashmir. तो except the state of Jammu Kashmir अब ये अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि
प्रेसिडेंट के 2018 की नोटिफिकेशन की वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब पूरी इंडिया के ऊपर लागू होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी की पूरी इंडिया के ऊपर लागू होता है। पहले कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था, मगर ये पूरी दुनिया, पूरी इंडिया के ऊपर लागू होता है, बिकॉज ऑफ द 2018 प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था, जिससे हमने जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करा था, जब जब आर्टिकल 377 को हमने एब्रोगेट करा था, 377 को जब हमने 370 को हमने एब्रोगेट करा था, 370 के एब्रोगेशन के बाद, बिकॉज ऑफ द 2018 नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ कंट्री। अब जम्मू कश्मीर उपवाद नहीं है, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 को पढ़ने का तरीका है HEDFA, ये याद रखना। हेडफा, ये याद रखना। सेक्शन 2 को पढ़ने का तरीका है हेडफा। हेडफा सेक्शन 2H बताता है कि एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ एग्रीमेंट। सेक्शन 2E बताता है एवरी एग्रीमेंट और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other is an agreement. Sorry, every promise, I'm so sorry, every promise is an agreement, or every set of promise forming a consideration for each other is an agreement. Every promise is an agreement, every set of promises forming consideration for each other is an agreement. सेक्शन 2 डिफाइन करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दैट इज एनीथिंग डन or promise to be done at the behest of, at the behest of promiser। प्रोमिसर के कहने पे कुछ भी किया हो या कुछ भी वादा किया गया हो करने के लिए, वो सब कंसिडरेशन कहा जाता है। उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। सेक्शन 2F क्या कहता है? सेक्शन 2 का F कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। जब भी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब भी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जाता है तो उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, सॉरी सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, मगर ये जो इन्फोर्स होगा, इसके अंदर जो वादा किया जा रहा है वो फुलफिल कब होगा? फ्यूचर में होगा। सो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जा रहा है। सो कंसिडरेशन जो होता है वो प्रॉमिस की प्रॉमिस 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 के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। कैसे? मैं तुमको अपनी कार दूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे, तो जो तुम पैसे दे रहे हो वो कंसिडरेशन है। मैं अपनी कार जो दे रहा हूं वो कंसिडरेशन है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी कार दूंगा, आपने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं पैसे दूंगा, तो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दे दिया, तो ये भी एक कंसिडरेशन है। इस तरह से भी एक डील हो गई। डील हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा? फ्यूचर में। एग्जीक्यूशन मतलब जब एक्चुअली रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है। सेक्शन 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A डिफाइंस प्रॉमिस। सेक्शन 2A डिफाइंस प्रॉमिस। सेक्शन 2A डिफाइंस प्रॉमिस। ठीक है, सेक्शन 2A डिफाइंस प्रॉमिस। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो सेक्शन 2A इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 2A प्रपोजल की डेफिनेशन है। सेक्शन 2A प्रपोजल की डेफिनेशन, इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो, इसको पढ़ने का तरीका कैसे है? सेक्शन 2A को सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल देती है। ठीक है, प्रपोजल जब भी दिया जाता है तो प्रपोजल देने का उद्देश्य क्या होता है? कि वो एक्सेप्ट हो जाए। द पर्पज ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्ट हो जाए। प्रपोजल का पर्पस क्या है? एक्सेप्टेंस होना। ये लिखते रहना सारी चीजें। स्टेज बता रहा हूं कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमें ए से एच की तरफ आना है, ए से एच की तरफ आना है। सेक्शन 2 को पढ़ने का तरीका ये है। तो सबसे पहले ए में प्रपोजल है। प्रपोजल मतलब वन पार्टी हैज गिवन प्रपोजल टू अदर पार्टी।
One party has given proposal to other party, that is the proposal is given for the purpose of its being accepted, वो एक्सेप्ट हो जाए। अब जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है। अब इफ इट कंटेम्पलेट्स अ सिचुएशन वेयर बोथ द पार्टीज हैव गिवन प्रॉमिसेस टू ईच अदर, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरी पार्टी ने दूसरे को प्रपोजल दिया, इस वाली पार्टी ने दूसरे पार्टी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इस वाली पार्टी का प्रपोजल दूसरी पार्टी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों प्रपोजल्स दे रही हैं और दोनों के प्रपोजल्स रेस्पेक्टिवली वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हैं। तो पहले हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पार्टी प्रपोजल देती है उसको हम कहते हैं प्रपोजर, जो पार्टी प्रपोजल देती है उसको हम कहते हैं प्रपोजर। द पार्टी हु प्रपोजेस इज कॉल्ड एज प्रपोजर, द पार्टी हु एक्सेप्ट्स इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रपोजर और प्रपोजी हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रपोजर और एक्सेप्टर हैं, है ना। सो ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने ए को प्रपोजल दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रपोजर और दोनों पार्टी एक दूसरे के एक्सेप्टर हैं। यही वो सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, बोथ द प्रपोजल्स आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को प्रोमिसेस दे दिए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैव फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब क्या है, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, कंसिडरेशन किसी भी प्रॉमिस की कीमत है। सो कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, यानी कि मैं आपसे कार लूंगा कितने रुपए में, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज इज द कंसिडरेशन, 10,000 रुपीज इज द कंसिडरेशन। तो क्या हुआ, हमने एक्ट कर दिया, हमने पैसे दे दिए, मैंने वादा कर दिया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो यहां पे क्या कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, पैसा देने का जो वादा है वो कंसिडरेशन है। ठीक है। सो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है। ई, ई प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, दैट इज हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है, या हर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब when the promises are consideration for each other it is also an agreement, when the promises are consideration for each other it is also an agreement। तो ई में क्या हो रहा है, ई डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, और यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ बन जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो देखो, प्रपोजल, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला पॉइंट क्लियर है, हेडफा, हेडफा क्लियर है। यस सर। ठीक है। थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा ग्राउंड कवर करना है। ठीक है। सो हेडफा, अब हम इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें ई से, सेक्शन 2E से एच की तरफ जाना है, यानी कि एग्रीमेंट से मुझे मुझे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। तो ई हैज डिफाइंड एग्रीमेंट। ठीक है। तो एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है वो इंग्रेडिएंट या वो तत्व, इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है वो तत्व, कुछ ऐसे तत्व हैं जो एग्रीमेंट के साथ मिलाए जाएं तो वो क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। मतलब यहां पे तो वो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, मगर जब ये तत्व मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनफोर्सिबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वो तत्व कहां पे मौजूद है, वो सेक्शन 10 में मौजूद है, वो सेक्शन 10 में मौजूद है। देखो सेक्शन 10 क्या कहता है, प्लीज टेक आउट सेक्शन 10। सेक्शन 10 बताता है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो सेक्शन 10 बताता है कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सेक्शन 10 बेसिकली उन तत्वों की बात करता है कि जो तत्व इन एग्रीमेंट के साथ मिल जाएं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ बन जाएगा। ठीक है। देखो क्या कहता है, ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, मतलब कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। सेकेंड,
फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, कंसिडरेशन इज लॉफुल, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो पर्पज है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ इज, सॉरी फिफ्थ इज, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? फोर्थ नंबर पे क्या है? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू और मोर पार्टीज, टू और मोर पार्टीज। तो ये पांच तत्व मौजूद होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये पांच तत्व अगर मौजूद नहीं है, या इसमें से कोई भी एक तत्व मौजूद नहीं है, तो वो क्या होगा? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो हमेशा सिर्फ एग्रीमेंट बन के ही रह जाएगा। मतलब वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ये समझ में आया? समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। फ्री कंसेंट, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। इनके जो सेक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं सेक्शंस आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूं ना, उनको टिक करते रहना बस, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली तुम वहीं पे जाओगे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैं बताऊंगा इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है। एट द मैक्स क्या कर सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना। एआईबी में पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे? कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे, इतना डिफिकल्ट तो पूछेंगे भी नहीं। तो वो वाले बैरक्स मार्क कर सकते हैं जो लेकर जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, Okay. फ्लैग लगा के जाना। ठीक। ओपन बुक में ही फेल हो रहे हैं बच्चे। ओके, अब देखो क्या हो रहा है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये पांच तत्व आपको चाहिए। ठीक है भाई। इसको ऐसे देखो, सबसे पहले हम उठाएंगे टू और मोर पार्टीज, टू और मोर पार्टीज। टू और मोर पार्टीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से अधिक पार्टीज की आवश्यकता है। कभी कोई व्यक्ति अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। पर्सन कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। कभी भी कोई व्यक्ति अपने, ऐसा कोई कहा कि मैं अपने आप के साथ ये वादा कर रहा हूं, मैं अपने आप को ये पैसे देने का वादा कर रहा हूं, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, नहीं हो सकता। हालांकि ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट आज हम आज शुरू करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। क्या मैं अपने आप को वादा कर सकता हूं? कर सकता हूं, मगर एआईबी के लिए कुछ नहीं करना है, एआईबी में नहीं करना है। एआईबी में ऐसा कुछ नहीं करना। मैं अपने आप को गिफ्ट कर सकता हूं अनदर कैपेसिटी में। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं क्या कर सकता हूं? ट्रस्ट बना सकता हूं, और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बन जाता हूं। उस ट्रस्ट का मैं बेनिफिशियरी बन जाता हूं। इसलिए बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो कभी भी प्रॉपर्टी को खुद नहीं खरीदते। वो क्या करते हैं? ट्रस्ट बनाते हैं, और ट्रस्ट से ही प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं, ट्रस्ट से ही प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं। तो वो जो ट्रस्ट होता है, वो प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कौन करता है? ट्रस्ट करता है, ना कि वो व्यक्ति। वो क्या कर रहता है? वो टैक्स फ्री रहता है, उसको किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं देना। और जो जो एंडोमेंट है वो किसके पास है? ट्रस्ट के पास है। ठीक है, चलो उसका मतलब यहां पे नहीं है। टू और मोर पर्सन, तो इसके ऊपर केस है ग्राफ वर्सेस इवांस। ये केस याद रखना,
पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, ग्राफ वर्सेस इवांस। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ कभी भी संविदा नहीं कर सकता। पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, ग्राफ वर्सेस इवांस। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। नाउ कंसेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्री। सो कंसेंट का मतलब क्या है? पहले कंसेंट का मतलब समझ लो। कंसेंट का मतलब है, मतलब दोनों पार्टीज जो है ना, दोनों पार्टीज को हम ये कहेंगे कि दोनों पार्टीज में कंसेंट है। दोनों पार्टीज में कंसेंट है जब किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को उन्होंने सेम सेंस के साथ समझा है। दे हैव कंसीडर्ड सेम थिंग इन द सेम सेंस। दे हैव कंसीडर्ड सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो अगर कोई दो पार्टीज किसी भी चीज को एक तरह से समझते हैं और एक ही सेंस में समझते हैं तो उसको हम कंसेंट कह सकते हैं। बोथ द पार्टीज कैन बी सेड टू बी कंसेंटेड इफ दे इफ दे कंसीडर्ड सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर यहां पे कहीं भी डिफरेंस है, सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसका मतलब क्या है? जैसे ए है, ए ने एक डॉक्यूमेंट लिखा बी के नाम से, और ए ने बी को जो डॉक्यूमेंट दिखाया वो क्या था? वो था लीज। तो बी जो है ना इसको लीज ही समझा, बी इसको लीज ही समझा। तो ये क्या है? कंसेंट। दोनों पार्टीज ने एक चीज को एक ही तरह से समझा। जो भी मैसेज इसने इसको कन्वे कराया, वो मैसेज उसको उसने उसी तरह से कन्वे किया, कन्वे करवा लिया अपने आप को, है ना। सो बी ने वो जो मैसेज था वो सेम तरीके से रिसीव किया। इसको हम कहते हैं कंसेंट। इसको हम क्या कहते हैं? कंसेंट। सो ए ने बी को जो भी मैसेज दिया या जो भी इंफॉर्मेशन दी, बी ने उसको उसी तरह से रिसीव की। तो इसको कहते हैं कंसेंट। बोथ द पार्टीज हैव कंसेंटेड। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? कंसेंट हो रहा है। ए ने बी को लीज ए ने बी को कहा कि भाई हम तुम्हारे नाम तुम्हें लीज पे ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो बी ने कहा ठीक है सर, मुझे लीज ही चाहिए थी और आपने मुझे लीज दे दी। सो कंसेंट हो गया। ए ने कहा, दूसरा दूसरा डायलॉग सुनो। ए ने बी से कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉपर्टी को लीज पे लो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो बी कहता है ठीक है सर, आई कंसेंट, आई एम गिविंग द कंसेंट। तो ये जो कंसेंट है ये कंसेंट फ्री नहीं है। ये कंसेंट क्या है? इस कंसेंट में फ्री कंसेंट नहीं है। तो कंसेंट क्या होना चाहिए? हमेशा फ्री होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? तभी क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज एग्रीमेंट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत ही लेमैनिश भाषा में हम सीख रहे हैं। सो ए ने बी को जो भी मैसेज करवाया, मैसेज कन्वे किया, बी ने वो रिसीव तो करा, मगर वो उसी रिसीविंग में क्या था? इन्फ्लुएंस था। अगर वो इन्फ्लुएंस के साथ रिसीव कर रहा है तो वो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं है, वो कंसेंट फ्री नहीं है। और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो हमेशा फ्री कंसेंट से बनता है। एग्रीमेंट हमेशा फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज। तो कंसेंट क्या है ये डिफाइन है सेक्शन 13 में। और प्री कंसेंट क्या है ये डिफाइन किया गया है 14 में। ये डिफाइन किया गया है 14 में। फ्री कंसेंट क्या है वो डिफाइन किया गया है 14 में। ये वाला पॉइंट क्लियर है? कंसेंट वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? यस सर। ठीक है। सो कंसेंट क्या है और फ्री कंसेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। कंसेंट जो है, दैट इज, कंसेंट को हमने, एक मैक्सिम भी है, कंसेंसस। कंसेंसस इड इडिम। ये ये लिख लो, कंसेंसस एट इडम। कंसेंसस एट इडम। कंसेंसस एट इडम।
कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या है? कंसेंसस एड इडम, ये याद रखना, ये वर्ड अगर मिले ना तो इसका मतलब क्या है? प्री कंसेंट। कंसेंसस क्वेश्चन में अगर कंसेंसस एड इडम मिले तो इसका मतलब क्या है? फ्री कंसेंट। बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों पार्टी ने अपनी स्वेच्छा से किसी भी एक चीज के ऊपर हामी भरी है, मतलब दे हैव अग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो भी मैसेज एक पार्टी ने दूसरे को कन्वे करा, उसने उसको उसी तरह से समझा है। ठीक है, कंसेंट फ्री है। ठीक है, कंसेंट फ्री का मतलब क्या है? तो इसको ऐसे लिखेंगे, सेक्शन 13 तो आपको बताता है कंसेंट क्या है, सेक्शन 14 आपको बताता है, यार कौन है ये? ठीक है, सो कंसेंट फ्री का मतलब क्या है? कंसेंट फ्री का मतलब है दैट इज जिसमें CUFM ना हो। ये याद रखना, कफम याद रखना, कफम, CUFM। जिस भी कंसेंट में CUFM होगा वो कंसेंट फ्री नहीं होगा। तो जिसमें भी CUFM ना हो वो कंसेंट फ्री नहीं है। तो CUFM क्या है? C स्टैंड फॉर कोएर्जन, U स्टैंड फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, C स्टैंड फॉर कोएर्जन, U स्टैंड फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F स्टैंड फॉर फ्रॉड, M स्टैंड फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड एक और M है जो क्या है? तुम पढ़ा लो आके, आओ पढ़ा लो तो भी। रिवाइज रिवाइज हो रहा है सारा, है ना? सो CUFM, जिस भी कंसेंट में CUFM होगा, कफम होगा, तो वो कभी भी कंसेंट फ्री नहीं होगा। कोएर्जन मतलब डराना, ड्यूरेस, इसको ड्यूरेस भी बोलते हैं। ड्यूरेस मतलब धमकाना, दबिश। दबिश ऐसा कोई वर्ड सुना है? दबिश, उसने दबिश में मुझे हामी, उसकी दबिश में मैंने हामी करी है, हामी भरी है ना। सो कोएर्जन, ड्यूरेस, सेक्शन कौन सा है? 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब दोनों पार्टीज किसी ऐसे रिश्ते में है या ऐसी पोजीशन में है जिसमें से एक पार्टी जो है वो, द पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, है ना? जैसे पिता पुत्र, तो पिता जो है वो ऐसी पोजीशन में है, वो अपने बेटे की जो विल है ना उसको दबा सकता है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। जैसे टीचर स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट है, सो टीचर मे बी इन द पोजीशन, ही मे बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज स्टूडेंट। 16 हो गया ये, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 इज फ्रॉड। फ्रॉड, फ्रॉड में हमेशा याद रखिए, फ्रॉड में द पार्टी हैज द इंटेंशन टू कॉज डिसीट, धोखा देना, डिसीट। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बिल्कुल कॉमन सेंस। अगर पार्टी की इंटेंशन धोखा देने की है तो वो क्या है? फ्रॉड है। पार्टी की जो इंटेंशन है वो धोखा देने की है, डिसीट कॉज करने की है, नुकसान देने की है, तो उसको हम फ्रॉड कह सकते हैं। मगर वहीं पे पार्टी की जो है इंटेंशन धोखा देने की नहीं है, मगर किसी ना किसी तरह कंसेंट लेने की है, धोखा तो नहीं देना चाहता मगर किसी तरह से अपना काम बनवाना चाहता है, तो वो क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। 18, कि भाई मुझे नुकसान ना हो मगर मेरा किसी तरह से एग्रीमेंट शुरू हो जाए, जैसे ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं,
प्रॉपर डीलर्स होते हैं वो कहते हैं किसी ना किसी तरह से धोखा दे दिया थोड़ा सा, ताकि मुझे मेरा वो पैसा मिल जाए। तो दूसरी पार्टी को नुकसान वो पहुंचाना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि उसको डील मिल जाए, उसको भी डील की जरूरत है, उसको भी घर की जरूरत है, घर मिल जाए, और जो थोड़ी बहुत चीज होती है ना उसको वो छुपा लेते हैं या झूठ बोल देते हैं, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। मगर अगर पार्टी की इंटेंशन ही है किसी को धोखा देने की, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको जिसको पार्टी खुद बिलीव करती है कि वो ट्रू नहीं है, उसको हम फ्रॉड कहते हैं, विच द पार्टी हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ट्रू। देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी को बस आप याद रखना, बेयर एक्ट, अगर बेयर एक्ट को बस एक दो बार पढ़ लेना, दैट्स इट, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मैंने करी है क्लास, ठीक है। सो कोएर्जन में क्या होता है, कोएर्जन में कोई भी अपराध करने के करने के कारण अपराध मेरे ऊपर ना हो जाए, उस कारण मैं कंसेंट देता हूं, कोएर्जन हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब पार्टीज जो होती है वो ऐसे रिश्ते में होती हैं कि दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, इन्फ्लुएंस कर सकती है उसके कंसेंट को, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। फ्रॉड हो गया, फ्रॉड बिल्कुल सही है। फ्रॉड मतलब, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, दैट इज वन ऑफ द पार्टीज इन द पार्टी हैज अ इंटेंशन टू कॉज डिसीट। फ्रॉड में पार्टी क्या करती है, धोखा देना चाहती है, इंटेंशनली वो क्या करना चाहती है, डिसीट कॉज करना चाहती है। मगर मिसरिप्रेजेंटेशन में वो डिसीट कॉज करना नहीं चाहती, ठीक है, ओके। मिस्टेक, अब मिस्टेक जो है बहुत ट्रिकी है। मिस्टेक जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो तरीके से डील की गई है। मिस्टेक दो तरीके से डील की गई है।